स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधा एक ऐसी शानदार पारिस्थितिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारे ग्रह को जिंदा रखने वाले उस जटिल ताने बाने को समझने में मदद करेगी। हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी जैव विविधता की। आज की चर्चा का दायरा काफी दिलचस्प है। हम जैव विविधता के मूल अर्थ से शुरू करके इसके तीनों स्तरों को समझेंगे, फिर भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्रों और हॉटस्पॉट से होते हुए अंत में इसके असली मूल्य को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं, आखिर जैव विविधता है क्या? देखिए, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया था। ये सिर्फ जानवरों या पौधों की कोई साधारण लिस्ट नहीं है, बल्कि ये जीवन की संपूर्ण भिन्नता और उन सभी पारिस्थितिक संकुलों का कुल योग है जो ये जीव मिलकर बनाते हैं। मतलब सब कुछ एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अब इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए इसके 3 स्तरों को देखना जरूरी है। ये विविधता बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती है। शुरुआत होती है एकदम माइक्रो लेवल यानी आनुवंशिक विविधता से, फिर ये अलग अलग प्रजातियों यानी स्पीशीज तक बढ़ती है और अंत में जाके रेगिस्तान या वर्षावन जैसे एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का रूप ले लेती है। दिलचस्प बात यह है कि एक स्तर का बदलाव दूसरे को सीधा प्रभावित करता है। अब जरा इस ग्लोबल डेटा पर नजर डालते हैं। हम अक्सर सिर्फ बड़े और परिचित जीवों जैसे स्तनधारियों के बारे में ही सोचते हैं ना, लेकिन बड़ी तस्वीर में वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। यहाँ कवक, पौधों और मछलियों के आंकड़े देखिए। असल में यही वो वर्ग हैं जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। और यहाँ सबसे चौंकाने वाला नंबर देखिए, कीड़ों की 9,60,000 से ज्यादा ज्ञात प्रजातियां। मतलब हमारी उन 4,500 स्तनधारी प्रजातियों के मुकाबले ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इससे एक बात तो साफ है, धरती पर असल राज इन छोटे जीवों का ही है। अब इस पूरे जाल को ऐसे समझते हैं, एक जटिल और आपस में गुंथा हुआ खाद्य जाल एक सीधी रेखा वाली श्रृंखला से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा कनेक्शंस होंगे हमारा इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा मजबूत और स्थिर होगा। तो चलिए अब ग्लोबल से जरा लोकल की तरफ आते हैं और देखते हैं भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों को। इस मैप से हमारी भौगोलिक विविधता का अंदाजा आसानी से लग जाता है। ट्रांस हिमालय की जमात देने वाली बर्फ से लेकर नीचे के उष्णकटिबंधीय तटों तक भारत को कुल 10 बड़े जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। यही विविधता तो हमारे देश को जीवन से इतना परिपूर्ण बनाती है। अब जरा इस गजब के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हमारे पास पार हिमालय के वो बर्फीले इलाके हैं जहां कठोर परिस्थितियों में जीने वाले हिम तेंदुए और जंगली याक हैं। वहीं दूसरी तरफ भयंकर बारिश और हरियाली से भरे पश्चिमी घाट हैं जहां सिंगपुच्छी वानर और रंग-बिरंगे हॉर्नबिल का बसेरा है। क्या कमाल का अंतर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे भरे इलाकों में ही जीवन है। अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। उदाहरण के लिए भारतीय रेगिस्तान के इस रूखे और सूखे माहौल में भी ये रेगिस्तानी बिल्ली कितनी खूबी से खुद को ढाल चुकी है। इसी तरह जब हम उपजाऊ गंगा के मैदानों की तरफ पढ़ते हैं तो हमें गंगा नदी की डॉल्फिन जैसे बेहद खास जीव मिलते हैं। ये हमारी नदियों के भीतर छिपी उस समृद्ध जलीय जैव विविधता की याद दिलाती है जो मीठे पानी के इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करके रखती है। इसके बाद बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की और देखते हैं कि भारत की प्राकृतिक संपदा का वैश्विक स्तर पर क्या मुकाम है। ये फैक्ट जानना बहुत जरूरी है कि भारत दुनिया के 18 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। पूरी दुनिया में कुल 34 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 4 अकेले भारत में हैं। हॉटस्पॉट मतलब वो इलाके जहां ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं हैं, लेकिन उन पर खतरा भी मंडरा रहा है। हमारे 33% पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। इस बात को अंडमान के इन बेहद दुर्लभ ऑर्किड से समझा जा सकता है। ये एंडेमिज्म यानी स्थानिकता का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये साफ बताते हैं कि जो इकोसिस्टम बाकी दुनिया से कटे हुए होते हैं, वहाँ ऐसे अनूठे खजाने पनपते हैं जिन्हें अगर हमने एक बार खो दिया तो फिर वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आइए जैव विविधता के वास्तविक मूल्य पर चर्चा करते हैं। इस फ्लोचार्ट से हम इस पूरे विविधता की असली कीमत को डिकोड कर सकते हैं। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष उपयोग, दूसरा अप्रत्यक्ष पारिस्थितिक सेवाएं और तीसरा इसके गहरे नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य। हम इंसान अक्सर क्या करते हैं? भोजन, लकड़ी, दवाइयाँ, बस इन प्रत्यक्ष चीज़ों का ही मोल लगाते हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि हम उन अप्रत्यक्ष सेवाओं पर कहीं ज्यादा टिके हुए हैं। जरा सोचिए, ऑक्सीजन का उत्पादन, पानी की रिसाइकलिंग, जलवायु को स्थिर रखना, ये वो सेवाएं हैं जिनके बिना धरती पर हमारा रहना नामुमकिन हो जाएगा। और बात सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, इसका एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। हमारे पवित्र जंगलों से लेकर कुछ खास जानवरों के प्रति हमारे सम्मान तक, ये सब हमें प्रकृति से जोड़े रखता है। ये एक गहरा नैतिक मूल्य स्थापित करता है, जिसे अस्तित्व मूल्य कहते हैं। मतलब धरती पर मौजूद हर एक प्रजाति का स्वाभाविक रूप से अपना एक वजूद है, अपना हक है। तो इस चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या ये पृथ्वी केवल हम इंसानों की जागीर है, या हम जीवन के इस इतने बड़े और साझा ताने बाने का महज एक छोटा सा धागा भर हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।